नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। इन दिनों यूपी में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। यहां तक कि सीएम योगी 2 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रभावितों को राहत सामग्री देने के साथ साथ लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। वहीं अफसरों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राहत पहुंचाने में किसी भी तरह की कोई देरी ना हो। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को राहत किट बांटी है और मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें और जहां पे फसल लोग बोते थे, हम इस बार उसकी राशि को भी, मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जनहानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। और वहीं हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय अलग अलग थी और इसलिए मामला फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में है। मामले में अब लार्जर बेंच के गठन के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए इस मामले का असर अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों को लेकर छात्राओं के बीच में आक्रोश भी लगातार देखने को मिला था। आशंका भी जरूर बनी हुई है और उलेमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज का हवाला देते हुए कहा है कि सभी छात्रों और छात्राओं को राइट टू एजुकेशन और राइट टू वेयर का अधिकार है। यह ताकत संविधान देता है। फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा, हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन, पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बंबई हो, कहीं भी जब हमारे सिख बच्चे हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं। हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं और हिजाब के ताल्लुक से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक मज़हब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक़ से भी है और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक़ से अगर हमारे जज फैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रखकर बात करते हैं तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धूलिया साहब के ही फैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए
हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। ये आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। और जल जीवन मिशन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हर घर नल योजना चला रही है, जिसका कार्य हकीकत परखने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दाऊदनगर स्थित गांव में बन रही पानी की टंकी का निरीक्षण किया। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता के साथ साथ कार्यों को समय से करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं हर घर नल योजना को लेकर हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने मोहनलालगंज के कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें हर घर नल योजना से लेकर के जन चौपाल तक लोगों के बीच में शामिल हुए। हमारे साथ बातचीत कर मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जी स्वच्छ भारत मिशन एक प्रधानमंत्री जी की बड़ी योजना था, उसके बाद से अब ये जल जीवन निगम चल रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है? आप देखिए, बड़ी संख्या में सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हैं और घर घर नल से जल योजना है, जल जीवन मिशन, और सबको हम शुद्ध पेयजल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदान कर रहे हैं। और हम सब लग करके उसका लगातार चेजिंग काम ठीक से हो, समय से हो, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सर, इसके साथ अगर बात की स्वास्थ्य महकमे की, तो लगातार सरकार प्रयासरत है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन कई बार जन जागरूकता के अभाव में लोगों को उसको हम सुधार कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध है उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, जो लगातार हर घर जल योजना की जो समीक्षा है उसको कर रहे हैं। और वहीं जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नोएडा पुलिस के थाना 113 कोतवाली प्रभारी शरद कांत शर्मा समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस पर युवक को अवैध रूप से घर से उठाकर लॉकअप में बंद कर और मारपीट करने के भी आरोप ये लगे हैं और उसके खिलाफ 4 झूठे केस दर्ज करने के भी आरोप हैं। साथ ही पुलिस ने सोरखा गांव के एक युवक को घर से उठाकर झूठे मुकदमे में जेल भेजा, इस तरीके के आरोप भी लगे हैं। और यही नहीं, पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी कहीं और से दिखाई है, जबकि परिजनों के मुताबिक पुलिस ने युवक को उनके सामने ही घर से गिरफ्तार किया था और यह पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी इसको किया गया, जिसके बाद जिला न्यायालय ने 7 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और वहीं केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी सहित सभी राज्यों के करोड़ों वाहन मालिकों को नॉमिनी नामित करने की सुविधा दे दी है। वाहन मालिक अब बैंकों की तर्ज पर ही अपने वाहनों की आरसी में नॉमिनी दर्ज करा सकेंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाहन मालिक की मृत्यु के बाद बगैर किसी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वाहन ट्रांसफर हो सकेगा। और इस मामले में यूपी की पहल का फायदा सभी राज्यों को भी मिलेगा और यूपी सहित सभी राज्यों में अगर किसी वाहन मालिक की मौत हो जाती है तो उसके वाहन का स्वामित्व परिवर्तन कराना टेढ़ी खीर साबित होता है। वाहन मालिक को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डीएम ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों से अनापत्ति के लिए शपथ पत्र लेने में तमाम दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। इन सारी परेशानियों को देखते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन कर दिया है और इसमें अब लोगों को वाहनों के स्वामित्व के साथ ही नॉमिनी जुड़वाने में मदद भी मिलेगी और वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन का स्वामित्व परिवर्तन कराने की जरूरत होगी तो नॉमिनी अपनी आईडी और ऑनर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर वाहन अपने नाम कर सकेगा।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बहुत बड़ी सुविधा देने के काम शुरू किया है। ये है कि अभी जो गाड़ियां लोग खरीदते हैं उसमें नॉमिनी नहीं होता है। नॉमिनी ना होने से अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद में नॉमिनी चेंज कराने में या गाड़ी का नाम बदलाने के लिए बहुत की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मांग की जाती है जो कलेक्ट्रेट से बनता है। कलेक्ट्रेट से सर्टिफिकेट बनवाने में महीनों लग जाते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट जब बन गया तो उसके जितने भी वाहन मालिक के बच्चे हैं उन सब बच्चों से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है और नो ऑब्जेक्शन में अगर कहीं किसी के बच्चे बाहर हैं, विदेश में हैं, तो उनसे नो ऑब्जेक्शन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थितियों में वाहनों का ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने नॉमिनी का सिस्टम शुरू किया है जो नए वाहनों में डीलर पॉइंट से ही हो जाएगा और पुराने वाहनों में ये एक RTO ऑफिस से चेंज होगा। इसके लिए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त LK मिश्रा ने 12 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था जल्द ही शुरू हो जाएगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और वहीं यूपी के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के दूसरे फेज के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही परेशानी सीएम की बैठक के बाद खत्म हो गई है। जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों की जमीन आ रही थी वो देने से इनकार कर रहे थे। सीएम योगी ने किसानों की मांगे मानी हैं और सर्किल रेट से 4 गुना रुपए देने के लिए कहा है। किसानों में अब खुशी और संतुष्टि साफ तौर पर देखने को मिली है। किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात की और ये मांग की थी। आज किसान विधानसभा देखने पहुंचे। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किसानों के साथ आज सुबह लखनऊ वो पहुंचे हैं और सभी किसानों को विधानसभा भी उन्होंने दिखाया। देखिए, प्रथम चरण का जब हमने अधिग्रहण 2017 के बाद किया था इस प्रदेश की सरकार में, जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उस वक्त भी यही स्थिति थी। किसानों ने सहमति नहीं दी थी और हरियाणा में एयरपोर्ट जाने वाला था। क्योंकि प्रदेश को हम विकास की तरफ ले जाना चाहते थे और वो विजन था इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का। किसानों के बीच में जाकर उन्हें समझाया गया और जब माननीय मुख्यमंत्री जी उन किसानों से मिले तो जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता सुगम हुआ और आज जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जेवर दुनिया का एक ऐसा विकसित क्षेत्र बने, वहाँ हवाई जहाज रिपेयर की भी MRO की स्थापना की जाए। उसके लिए सेकंड फेज के अधिग्रहण की ज़रूरत थी जिसके लिए ज़मीन ली जा सके। तो वहाँ दिक्कत आ गई थी। किसानों का कहना था कि बाजार मूल्य बहुत बढ़ गया है। प्रथम चरण में उनके साथ जो विस्थापन की शर्तें तय हुई थी RNR पॉलिसीज़, उनमें कुछ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, तो इस वजह से किसान नाराज थे। तो वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते और चूंकि आज जेवर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है, उसका विकास बाधित ना हो, इसलिए मेरा फर्ज था कि मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों की समस्याओं को रखा जाए। तो कल 2 घंटे के करीब बैठक चली। किसानों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और जिस तरीके से उन्होंने खुले दिल से मुआवजे की घोषणा की और उसे 4 गुने के नज़दीक पहुंचा दिया, इसकी उम्मीद ना मुझे थी ना किसानों को। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज यहाँ से किसान बहुत खुश होकर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी शासन के लोगों को जो वहाँ उपस्थित थे कि किसानों की समस्याओं का वरीयता से निस्तारण हो, बाजार मूल्य के सापेक्ष उनके साथ बैठकर उनका मुआवजा निर्धारित किया जाए, विस्थापन में उन्हें दिक्कतें ना हों और जो लाल फीताशाही प्रशासनिक स्तर पर होती है उससे किसान को 2-4 ना होना पड़े। इस तरीके के बहुत सख्त निर्देश प्रदेश के मुखिया ने दिए हैं। मैं समझता हूं यह विजन है उनका इस प्रदेश को आगे ले जाने का और इस प्रदेश की उस 25 करोड़ आवाम के जीवन स्तर को उन्नत उठाने के लिए, जहां मुख्यमंत्री इस प्रदेश के विकास के लिए किसानों से सीधा संवाद करते हैं। और वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्मृति में पार्टी प्रदेश के हर जिले में आयोजन करेगी। समाजवादी पार्टी ने 21 अक्टूबर को प्रदेश भर में मुलायम सिंह यादव की स्मृति को सहेजने के लिए श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कार्यक्रम को फाइनल कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज एक पत्र भी जारी किया है और उस पत्र में यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री
मुलायम सिंह यादव के निधन से हम सभी दुखी हैं। शोकाकुल कार्यकर्ता और समर्थकों से निवेदन है कि 21 अक्टूबर को आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर जनपद में कार्यक्रम आयोजित करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने बीती 10 अक्टूबर को सुबह मेदांता के गुरुग्राम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी और इसके बाद 11 अक्टूबर को इटावा के सैफई में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था।